मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है संप्रेषण की अवधारणा और महत्व। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं इसकी अवधारणा के बारे में। इससे पहले अगर बच्चों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अवधारणा के बारे में। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि संप्रेषण आखिर होता क्या है। देखिए, संप्रेषण जो होता है वो दो शब्दों के मेल से बना होता है, सम और प्रेषण, यानी कि कहने का अर्थ है इसका समान रूप से भेजा गया। इस प्रकार परस्पर सूचनाओं और विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसकी प्रक्रिया को संप्रेषण कहा जाता है। देखिए बच्चों, जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर वह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, अपनी भावनाएं होती हैं, अपने कुछ सिद्धांत होते हैं और समाज में रहकर वो इन्हीं का आदान प्रदान करता है। यह परस्पर विचारों का आदान प्रदान जो है वो ही संप्रेषण कहलाता है। समाज में रहकर प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, क्योंकि देखिए यह एक मानव स्वभाव होता है कि वह दूसरों के विचारों को जानना चाहता है और अपने विचारों को प्रकट करना चाहता है। तो इसके लिए वह अनेक प्रकार के माध्यम का उपयोग करता है, जैसे कि संकेत देना, भाषा, सांकेतिक जो भाषा होती है उसका उपयोग करता है, या कोई चित्र के द्वारा, यानी कि वो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संप्रेषण जो है वो मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है और सामाजिक जीवन का वो आधार माना जाता है। अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए संप्रेषण पर निर्भर रहना आवश्यक होता है। देखिए, संप्रेषण का प्रारंभ जो है वो मानव जीवन के साथ ही माना जाता है, क्योंकि संप्रेषण मनुष्य तब तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि यह पशु पक्षी भी अपनी आवश्यकता अनुसार संप्रेषण करते हैं। पहले मनुष्य ने इशारों और ध्वनियों के माध्यम से संप्रेषण करना प्रारंभ किया। आगे चलकर मनुष्यों ने भाषा और उसे अभिव्यक्त करने के लिए संकेत चिन्हों का संप्रेषण का माध्यम बनाया। समय के साथ साथ जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया, संप्रेषण की प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन होता चला गया और संप्रेषण के माध्यम भी विकसित होते चले गए। कहने का अर्थ क्या है कि मानव सभ्यता एवं संप्रेषण माध्यमों का विकास जो है वो समांतर रूप से विकसित होता जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संप्रेषण का सामान्य अर्थ किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है, यानी कि अपने विचारों को प्रकट करके दूसरों तक पहुंचाना जो होता है वो क्या कहलाता है, संप्रेषण कहा जाता है। देखिए, जो संप्रेषण शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का समानार्थी माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है। कम्युनिस शब्द का अर्थ क्या होता है, जानना या समझना, और वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार संप्रेषण जो है वो संदेश संप्रेषित करने की वह प्रक्रिया है जिसमें प्रेषक और श्रोता आपस में तथ्यों को, सूचनाओं को, विचारों को, अपने अनुभवों को, अपनी भावनाओं को और ज्ञान को संकेतों के द्वारा आदान प्रदान करते हैं। अब इस विषय में बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो इस विषय में कुंटज और ओडोनिल की क्या परिभाषा है, वो कहते हैं कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण है, चाहे वह अपने विश्वास व्यक्त करना चाहता हो या ना करे। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं को अब दूसरों तक पहुंचाना, वो उसे संप्रेषण कहते हैं। अगले जो विद्वान है वो है लिटिल। वो क्या कहते हैं, इनका कहना है कि मानव संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी पहले से ही समस्त प्रतीकों के माध्यम से लोगों के बीच पारित की जा सकती है और वांछित प्रतिपुष्टि प्राप्त करना भी इसका लक्ष्य होता है। इसी के बाद जो अगले विद्वान है वो है थ्योमेन। वो क्या कहते हैं, संप्रेषण का तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना तथा समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार जो ये विद्वान है, विद्वानों की इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक व्यवस्थित
एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सार्थक संकेतों के माध्यम से भावनाओं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, उसे संप्रेषण कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसके महत्व की या इसकी विशेषताओं की, ठीक है। तो देखिए इसकी जो पहली विशेषता है वो क्या है, दो तरफा प्रक्रिया। देखिए संप्रेषण जो होती है वो दो तरफा प्रक्रिया इसे माना गया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले संप्रेषण नहीं कर सकता, इसलिए संप्रेषण के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक संदेश भेजने वाला होता है तो दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला होता है। जो संदेश भेजने वाला व्यक्ति होता है उसे प्रेषक कहा जाता है और जो संदेश प्राप्त करने वाला होता है उसे श्रोता या रिसीवर कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि ये प्रक्रिया, संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, ये तभी संभव है जब दो व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्ति इसके अंदर शामिल हों, अन्यथा ये प्रक्रिया संभव नहीं है। अगली जो इसकी विशेषता है वो क्या है, व्यापकता। देखिए संप्रेषण जो होती है वो एक व्यापक गतिविधि है। इसका जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान सम्मिलित है। मान लीजिए किसी दूसरे देश में कोई व्यापारिक गतिविधियां हैं तो ये जो गतिविधियां हैं, व्यापारिक गतिविधियां, ये संप्रेषण के माध्यम से ही संभव हो पाएंगी। कहने का अर्थ ये है कि इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही व्यापक होता है, चाहे वो दूसरा देश हो, चाहे वो आमने सामने वाले व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, यानी कि इसका क्षेत्रफल बहुत ही व्यापक माना जाता है। इसकी जो तीसरी विशेषता है वो क्या है, सत्य प्रक्रिया। देखिए सत्य प्रक्रिया में क्या होता है, सत्य का मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। देखिए संप्रेषण जो होता है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे पक्ष को अवगत कराता है, यानी कि अपने विचारों से दूसरे पक्ष को वो अवगत करवाता है तथा अपने विचार विमर्श उनसे करता है। जैसे मान लो कोई एक अधिकारी है, अपने कर्मचारियों को आदेश देता है या उनको निर्देश देता है कि कर्मचारी भी उसको सुझाव देते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि दो व्यक्तियों के बीच में ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कोई भी अगर अधिकारी है वो आदेश देगा तो वो संप्रेषण का सहारा लेगा, और अगर जो कोई कर्मचारी है वो जो उस आदेश को सुनकर, उस निर्देश को, जो भी वो निर्देश देंगे उसे सुनकर जो वो सुझाव देंगे वो भी संप्रेषण के माध्यम से ही संभव है। इसकी अगली जो विशेषता है वो क्या है, गतिशील प्रक्रिया। देखिए प्रेषक और श्रोता के बीच में संप्रेषण उनके व्यवहार के अनुसार विभिन्न रूप और माध्यम को अपनाता है। कहने का अर्थ क्या है कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो विभिन्न स्थितियों में बदलती ही रहती है, यानी कि ये हर समय पर एक जैसी नहीं रहती। स्थिति के अनुसार पर, व्यक्तियों के अनुसार ये जो स्थिति है ये बदलती रहती है। इसकी जो अगली विशेषता है वो है आपसी समझ। देखिए संप्रेषण में विचारों का आदान प्रदान होता है, लोग आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन संप्रेषण जो होता है तभी प्रभावी माना जाता है जब प्रेषक और श्रोता विषय की आपसी समझ विकसित करें। इसलिए कहा जा सकता है कि संप्रेषण जो होता है वो दो व्यक्तियों के बीच की आपसी समझ का एक अच्छा साधन है, यानी कि अगर एक दूसरे के विचारों को हमें समझना है, एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए जो है संप्रेषण का माध्यम लिया जा सकता है। इसकी जो अगली विशेषता है वो पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास। देखिए संप्रेषण जो होता है वो किसी भी संस्था में कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सहयोग भावना स्थापित करने का एक आधार माना जाता है, क्योंकि संप्रेषण के द्वारा ही मधुर संबंधों का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि अगर जैसे एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तभी मधुर संबंधों का निर्माण होगा। इसकी जो अगली विशेषता है वो है प्रशासकीय कार्य। देखिए संप्रेषण जो होता है वो एक प्रशासकीय कार्य है, क्योंकि जब संप्रेषण का प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्र में होता है तो जो इसकी प्रकृति होती है वो प्रशासनिक हो जाती है। क्योंकि देखिए जब मान लो कोई दो संस्थाएं हैं, जब वे आपस में बात करेंगे अपने उत्पाद को लेकर, अपनी वृद्धि को लेकर, तो उनमें जो ये बातें होंगी ये प्रशासनीय हो जाती हैं। इसकी अगली विशेषता है कार्य निष्पादन की आधारशिला।
देखिए, संप्रेषण को जो कार्य के निष्पादन का आधारशिला माना जाता है। संप्रेषण के द्वारा ही व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जैसे कि कर्मचारियों से कब, कहाँ और कौन से कार्य करवाने हैं, कंपनी या संस्था को लाभ कैसे होगा, इन सब बातों का जो समाधान है वो संप्रेषण के द्वारा ही संभव हो सकता है। यानी कि जब तक आपस में बातचीत नहीं होगी तब तक इन मुद्दों पर कोई भी बातचीत नहीं की जा सकती और ना ही इनका कोई हल निकाला जा सकता है। अगली जो इसकी विशेषता है वो प्रबंधन का आधार। देखिए, संप्रेषण को प्रबंध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि संगठनात्मक गतिविधियों को नियंत्रण करना या फिर किसी संगठन से रचनाओं को, संगठन की जो संरचनाएं हैं उनको डिज़ाइन करने की अगर कोई बात है, या फिर लोगों को उनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करना हो, इन सब के लिए जो कुशल निर्देश की आवश्यकता होती है। और जो कुशल निर्देश दिए जाएंगी, कुशल निर्देश प्रभावी कब बन सकेंगे, इनके लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई भी अगर निर्देश दिए जाते हैं तो ये निर्देश जो हैं वो कैसे प्रभावी होंगे, संप्रेषण के द्वारा, आपस में बातचीत के द्वारा। ठीक है, तो ये तो थे बच्चों संप्रेषण की अवधारणा और विशेषताएं। लेकिन बहुत से बच्चों को इस बात में कन्फ्यूज़न होता है कि जो संप्रेषण है वो कुछ संचार के जैसा ही है, यानी कि संचार और संप्रेषण में भेद उनको नहीं पता चल पाता, क्योंकि संप्रेषण और संचार की जो विशेषताएं हैं वो लगभग समान हैं, लेकिन इसके बाद भी ये दोनों बहुत भिन्न हैं, इनमें बहुत भिन्नताएं हैं। अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द हिंदी में संचार और संप्रेषण दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी में इन दोनों शब्दों का उपयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। देखिए, इन दोनों में भेद क्या है आखिर। संचार जो है वह एक स्वरूप है जिसके माध्यम से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, और संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे संचार माध्यम कहा जाता है। और संचार माध्यम संप्रेषण द्वारा प्रेषित संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो संचार से पहले शुरू हो जाती है। संचार और संचार माध्यम जो हैं ये दोनों ही संप्रेषण की प्रक्रिया के घटक तत्व माने जाते हैं, जो संप्रेषण द्वारा निर्मित संदेश को दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। जबकि संप्रेषण जो होता है वो संप्रेषण में प्रेषित संदेश को प्राप्त करते हैं और उनके जो अपनी समझ होती है उनके माध्यम से ही संवाद को वो ग्रहण करते हैं और आवश्यकता अनुसार फीडबैक करते हैं। दूसरी ओर देखिए, अगर संप्रेषण में जो होता है वो ये एक मानसिक प्रक्रिया मानी जाती है, जिसका एक पक्ष संप्रेषण से जुड़ा होता है और दूसरा पक्ष जो होता है वो प्रापक से जुड़ा होता है। इस प्रक्रिया में प्रापक द्वारा प्रतिक्रिया भी होती है। प्रापक द्वारा फीडबैक देने के बाद ही संप्रेषण को पूर्ण माना जाता है, यानी कि इसमें जब तक फीडबैक ना दिया जाए तब तक ये संप्रेषण जो है वो पूर्ण नहीं माना जाता। तो बच्चों, ये तो था संप्रेषण के विषय में जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।